तो वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इन लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि डिफरेंट टाइप ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल प्रॉपर्टी लाइक मैकेनिकल प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, थर्मल प्रॉपर्टी एंड लास्टली केमिकल प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की थी। तो ये काफ़ी सारी जो प्रॉपर्टीज है मटेरियल की, वो हमने मटेरियल की प्रॉपर्टी, तो अब हमको पता चल गया कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी है और किस प्रकार का मटेरियल अगर सिलेक्शन करना है तो इसके ऊपर कौन सी प्रॉपर्टी को हम कंसीडर करेंगे। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो अब जो है कि एट प्रेजेंटली या और इन फ्यूचर हमको किस प्रकार के मटेरियल जो है उसकी रिक्वायरमेंट रहेगी, तो वो हमको समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये फ्यूचर रिक्वायरमेंट जो है तो वो हम पहले समझ लेते हैं कि वैसे फ्रॉम जो इनिशियली जो स्टोन है जिस वहाँ से लेके अब तक काफ़ी सारे ऐसे डेवलपमेंट जो है वो मटेरियल के रिगार्डिंग जो है वो होते आ रहे हैं और इन फ्यूचर में भी काफ़ी सारे ऐसे डेवलपमेंट जो है वो होते रहेंगे। तो बेसिकली एट प्रेजेंटली हम जो बात करेंगे तो उसमें काफ़ी सारे न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, लाइक इन मोबाइल टच स्क्रीन यार ग्लास की कुछ नई मॉडिफिकेशन आ रही है, या फिर बुलेट ट्रेन का कंसेप्ट आ रहा है, या स्पेस एजेंसी है तो लाइट वेट कंसेप्ट भी आ रहा है मार्केट में। तो दिस आर दी सम एट प्रेजेंट जो हमारी जो डिमांड है, वो डिमांड जो है अभी हमारी ये है कि कुछ ऐसे मटेरियल स्मार्ट मटेरियल की डेवलपमेंट हम कर रहे हैं। तो बेसिकली हम देखेंगे कि ये जो नए डेवलपमेंट आ रहे हैं उसमें जो मोस्ट प्रोबेबली जो डिमांडेबल मटेरियल है उसमें एक है एल्यूमिनियम और सेकंड वन जो है वो है पॉलीमर। तो फर्स्ट हम एल्यूमिनियम की बात कर लेते हैं कि एट प्रेजेंटली जो सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट उसकी है। तो फर्स्ट थिंग इज दैट कि उसका हाई वॉल्यूम प्रोडक्शन, यानी कुछ एल्यूमिनियम की अब जो है ऑटोमोबाइल सेक्टर में चेसिस भी बनाते हैं विथ जो स्ट्रक्चर जो सॉलिडिफिकेशन करके जो हम स्ट्रक्चर जो बनाते हैं वो भी एक्सीलेंट मैकेनिकल प्रॉपर्टी डेवलप करता है। जो पहले आयरन कंटेंट से हम कार या बॉडी ऑटोमोबाइल सेक्टर की जो चेसिस बने थे, सिमिलरली इतनी ही स्ट्रेंथ जो है वो एल्यूमिनियम बॉडी का स्ट्रक्चर भी देता है। और दूसरी एक चीज है कि वो जो है लाइटर इन वेट है, जो अदर मटेरियल उसके कंपेयर में वो लाइटर इन वेट है। और सेकंड और उसकी थिंग है कि कॉस्ट जो है उसकी कंपेरेटिवली अदर मटेरियल से वो भी कम रहती है। और वो डिफरेंट ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑटोमोबाइल सेक्टर में, हम काफी सारे ऐसे सेक्टर भी कंसीडर कर सकते हैं, लाइक स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट में भी, या स्ट्रक्चरल डिपार्टमेंट या सिविल सेक्टर में भी एल्यूमिनियम का अब तो यूज हो रहा है। कुछ हाउस होल्डिंग डिवाइसेस में कुछ केबिन बनाने के लिए भी उसको यूज करते हैं, क्योंकि वो जो है उसका वेट जो है काफी कम रहता है, कॉस्ट भी उसकी काफी कम रहती है, और जो रिक्वायर प्रॉपर्टीज है मैकेनिकल प्रॉपर्टी वो भी एल्यूमिनियम मटेरियल जो है वो प्रोवाइड करती है। सो एट प्रेजेंट सिनेरियो एल्यूमिनियम इज मोस्ट डिमांडेबल मटेरियल। देन आफ्टर द सेकंड मटेरियल इज पॉलीमर। तो पॉलीमर जो है वो भी एक ऐसा मटेरियल है जो चीपेस्ट मटेरियल है और इजीली मार्केट में अवेलेबल है। और दूसरी एक थिंग ये है कि वो इजीली फॉर्म हो जाता है, यानी एक स्टेप में से दूसरे स्टेप में हम फॉर्म चेंज करा सकते हैं। और उसके लिए जो एफर्ट यानी जो रिक्वायरमेंट के लिए जो एनर्जी यूज होती है वो भी कंपेरेटिवली अदर मटेरियल, दूसरे भी मटेरियल है उसका भी हम फॉर्मेशन कर सकते हैं। लेकिन ये जो मटेरियल है पॉलीमर, तो उसके लिए जो एनर्जी चाहिए या पावर जो चाहिए वो भी काफी कम रहती है। तो इसकी वजह से भी हम जो है पॉलीमर यूज कर रहे हैं। दूसरी चीज है कि उसकी जो थर्मल और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है वो भी काफी अच्छी है। इसकी वजह से काफी सारे ऐसे स्टील के वेसल या एल्यूमिनियम के वेसल है उसके जो हैंडल जो है या कुछ ऐसी ग्रिपिंग सरफेसिस है जिसकी वजह से वो इंसुलेटिंग मटेरियल का में भी काफी इफेक्टिवली वर्क करता है पॉलीमर। तो हमारे यहाँ पे जो भी हमारे घर में जो भी वेसल्स है उसके काफी सारे हैंडल जो है वो पॉलीमर से बनाया है, जिसकी वजह से कुछ हॉट वेसल्स भी है उसको हम ग्रिपिंग करते हैं बाय हैंडल या कुछ ऐसे एलिमेंट्स की वजह से, तो हमको इतना हीट जो है वो नहीं लगती है। और दूसरी चीज है कि काफी सारे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है या इंस्ट्रूमेंट है या कुछ ऐसी एनसीबी टाइप की स्विचेस है, उसको हम पावर कंटिन्यू फ्लो है उसमें भी हम उसको टच करके ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारे घर की जो स्विचेस है
जो ऑन ऑफ करते हैं, तो उसके लिए वो पॉलीमर मटेरियल जो है वो बेस्ट सेफेस्ट इंसुलेटिंग मटेरियल जो है उसमें भी यूज कर सकते हैं। तो ये दोनों प्रॉपर्टी जो है वो हमको पॉलीमर में मिल रही है। और कभी कभार दोनों को कंबाइन करके भी हम कुछ नए मटेरियल हम बना लेते हैं। लेकिन उसका एक ड्रॉबैक ये है कि वो नॉन एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, मीन्स कि उसका हम रिसाइकल प्रॉपरली नहीं कर सकते, या कर सकते तो काफी टाइम लगता है, उसकी वजह से एनवायरमेंट जो है इफेक्ट होता है। और दूसरी चीज है कि अगर उसको हम जला देते हैं तो वो टॉक्सिक या टॉक्सिसिटी डेवलप करता है, या कुछ ऐसे जेल जैसा डेवलप करता है जिसकी वजह से एनवायरमेंट को इफेक्ट होता है। तो काफी सारे ऐसे डेवलपमेंट तो हमने देखे, या एल्यूमिनियम सेक्टर एल्यूमिनियम मटेरियल में भी देखे और पॉलीमर में भी देखे, काफी इफेक्टिवली हमने यूज भी किया। लेकिन एट प्रेजेंटली सीनियरियो जो है कि वर्ल्ड वाइड जो प्लास्टिक की वजह से जो एनवायरनमेंट को जो नुकसान हो रहा है, उसको हम ये नया मटेरियल प्लास्टिक तो हमने पॉलीमर यानी हमने एक्सेप्ट तो कर रहे हैं, लेकिन उसकी वजह से जो नुकसान हो रहा है तो उसको हम कैसे एनवायरमेंटल फ्री, तो एक नए मटेरियल की जो है वो नीड जो है वो अराइज हो चुकी है। तो हम देख रहे थे कि काफी सारे ऐसे पॉइंट्स जो है वो प्रेजेंट और फ्यूचर नीड्स फॉर मटेरियल में कंसीडर किए जा सकते हैं। फर्स्ट है कि स्ट्रॉन्ग एंड लाइट वेट मटेरियल। बेसिकली जो मटेरियल हो वो कम से कम उसकी स्ट्रेंथ बनी रहे थ्रू आउट द लाइफ, तो और उसका वेट भी काफी कम रहे, तो यूज करने में भी आसानी रहेगी। सेकंड है कि सस्टेनेबिलिटी फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन तक हम वो मटेरियल जो है वो यूज कर सके। फॉर शॉर्टर पीरियड में अगर करेंगे तो उतनी ही मटेरियल की रिक्वायरमेंट बढ़ती रहेगी, और उसकी वजह से उसका रिसाइकल होता है कि नहीं तो वो भी देखना एक जरूरी है। तो सस्टेनेबिलिटी भी वन ऑफ द फैक्टर। देन आफ्टर मटेरियल रिसाइकलेबिलिटी, काफी सारे ऐसे मटेरियल है जिसको हम रिसाइकल कर सकते हैं, और काफी ऐसे डिवाइसेस है जो बनाते हैं कि एक प्रोडक्ट को हम दूसरी प्रोडक्ट में किस तरह से कन्वर्जन कर सकते हैं, तो वो भी एक फैक्टर जो है वो कंसिडर करते हैं। उसके बाद जो है लेस एनर्जी यूजेज फॉर फॉर्मिंग। फॉर एग्जाम्पल मैंने पॉलीमर का अभी आपको समझाया, अगर पॉलीमर की जगह हमारे पास वैसे भी स्टील के स्ट्रक्चर तो अवेलेबल थे, लेकिन पॉलीमर जो है उसमें भी सेम कंटेनर के रूप में या कुछ ऐसे स्टोरेज के वेसल हम बना सकते हैं। लेकिन जो स्टील का और डिफरेंट मटेरियल के जो हम स्टोरेज के कंटेनर बनाते हैं उसको जो फॉर्मेशन करना पड़ता है, तो एनर्जी जो है वो ज्यादा लगती है उसके कंपेरेटिव टू पॉलीमर में, कंपेरेटिवली एनर्जी है वो कम लगती है। सो that's why polymer is most demandable. Then after material with reduced environmental effect throughout the life cycle, काफी सारे ऐसे मटेरियल भी बनाए हैं जिसकी लाइफ जो है काफी लॉन्ग है, यानी उसको जल्दी हमको शॉर्टर पीरियड में हमको चेंज नहीं करना पड़ता, और काफी लंबे ड्यूरेशन तक हम उसको यूज कर सकते हैं। तो ये पैरामीटर भी एक फोकसिंग है। देन आफ्टर इंक्रीज रिसर्कुलेशन ऑफ मटेरियल, काफी सारे ऐसे मटेरियल है जिसका हम डे बाय डे यूज करते जाते हैं, और उसका एक पर्पस अगर खत्म हो गया है तो उसको हम दूसरे पर्पस में यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे वुड है, तो वुड को हम एक पर्पस में हमने सिलेक्शन किया है कि फॉर फर्नीचर बनाते हैं। अगर फर्नीचर जो है वो अभी इतना इफेक्टिवली वर्क नहीं कर रहा है, तो हम उसका कुछ दूसरे एलिमेंट्स है उसको बनाने में, कुछ ग्रिपिंग सरफेस बनाने में हम इसको यूज कर सकते हैं। उसी प्रकार से अगर कुछ मेटल की सीट्स है, तो वो मेटल की सीट से अगर बेकार हो गई तो उसको हम फिर से रिसाइकल करके कुछ प्रोसेस करके हम कहीं डिफरेंट जगह पे हम उसको यूज करते हैं। वो आगे एनवायरमेंटल में हम देखेंगे कि किस प्रकार से रिसर्कुलेशन ऑफ मटेरियल कर सकते हैं। देन आफ्टर बायो डिराइव मटेरियल, तो बायो डिराइव मटेरियल मीन्स की ऐसे मटेरियल जो हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए या कुछ ऐसे नेचुरल रिसोर्स में से हम बनाते हैं। फॉर एग्जांपल बनाने के लीव्स है, या फिर ये कॉर्न यानी मकाई के जो है लीव्स है, और उसके जो बने उसमें से कुछ ऐसे इंसुलेटिंग मटेरियल बनाते, तो वो भी है। उसके अलावा जो बायो मटेरियल्स है उसमें काफी सारे ऐसे मटेरियल वैसे भी है कि जो हमारी बॉडी के अंदर कुछ, फॉर एग्जांपल जॉइंट रिप्लेसमेंट में यूज करते हैं। लाइक बॉन प्लेट्स, किसी का अगर फ्रैक्चर हुआ है या कुछ एक्सीडेंट की वजह से कुछ डैमेज हुआ है तो हम वो रिप्लेस कर सकते हैं। कुछ काफी सारे को आर्टिफिशियल लिगामेंट की जरूरत है, कुछ फिंगर कट गई है, कुछ मशीन में आती है तो फिंगर कट जाती है, तो वो प्रॉपरली वर्क नहीं करता, या कुछ ऐसे हैंड जो है उसको डेवलप करना है तो भी डिफरेंट बायोमेटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्जांपल डेंटिस्ट जो दांत जो है उसके अंदर भी जो कैप जो बनाते हैं,
तो काफी उम्र के बाद कुछ दिक्कतें आती है, तो ये जो डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो वो एक आर्टिफिशियल जो आती जो बना के देते हैं, तो देर इज सम डेंटिस्ट सेक्टर देर, डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल इज यूज। ऑल्सो दी हार्ट की किसी को प्रॉब्लम आती है तो हार्ट सर्जरी कराते हैं, तो या वाल चेंज करते हैं या बाईपास सर्जरी करते हैं, तो वो बोलते हैं कि वाल जो है, हार्ट का वाल जो है वो रखना पड़ेगा। तो देर इज सम डिफरेंट मटेरियल इज देयर। ऑल्सो सम, फॉर एग्जाम्पल हम किसी को आंखें नंबर है और हम लोग कुछ लेजर से ऑपरेशन करवाते हैं, और काफी दफा ऐसा भी देखा गया है कि कुछ ऑपरेशन नहीं करवाते लेकिन स्पेक्स नहीं बैठते, और कुछ लेंस आंख में, आई में डालते, तो भी विजन उसको अच्छा रहता है। तो जो ये जो टेक्निक्स है कि जो लेंस बनाते हैं या हार्ट के वाल बनाते हैं या कुछ जॉइंट या एक्सीडेंट होने पर हम कुछ ऐसे मटेरियल जो है वो हमारी बॉडी में हम इंसर्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमको जो देखना है कि फॉर एग्जांपल हाथ कट गया है और उसकी जगह पर हम प्लेट से, यानी हाथ वर्क तो कर रहा है लेकिन एक्सीडेंट की वजह से वो बोन जो है प्रॉपर जॉइनिंग नहीं कर पाते, तो एक प्लेट या सलिया, बोलते हैं कि सलिया डाल दिया है उसके लेफ्ट हैंड में या राइट हैंड में, तो वहां पे टिटेनियम मटेरियल जो जनरली यूज करते हैं, जिसकी वजह से स्ट्रेंथ जो है वो काफी अच्छी रहती है। फॉर एग्जांपल जो हैंड जो है उसका प्रॉपर ग्रिपिंग है, कुछ लोडिंग कंडीशन है, वैसे जो नेचुरल जो हैंड की जो लिफ्टिंग कैपेसिटी है उसकी कंपेयर में जो आर्टिफिशियल जो हम एलिमेंट्स डालते हैं उसकी या मटेरियल की जो स्ट्रेंथ है वो काफी दफा थोड़ी कम ही रहती है, क्योंकि उसको बॉन्ड के साथ उसको हम ज्वाइन करते हैं। अदरवाइज वो मटेरियल का पूरा हैंड होगा तो उसकी इफेक्टिवनेस ज्यादा रहती है, वो काफी लोड की लिफ्टिंग कर सकता है। किंतु बॉन्ड्स और दो बॉन्ड्स है उसके बीच में हमको प्लेट डाल के उसको ग्रिपिंग करना है, तो उसकी वजह से काफी ऐसे दिक्कतें आती है। दूसरी एक चीज है कि अंदर बॉडी के अंदर जो सेल्स है वो मटेरियल के साथ रिएक्शन ना टेक प्लेस करे, कुछ कोरोजन इफेक्ट या कुछ टॉक्सिसिटी टाइप का एलिमेंट्स ना जनरेट करे कि मटेरियल में हम अंदर डाला है और जैसे ही वो बॉडी या स्किन की जो टिश्यू है वो प्लेट्स है या स्किन की जो है अदर इफेक्ट पे कुछ रिएक्शन ना ले। काफी दफा ऐसा भी देखा है कि काफी सारे को ऑपरेशन करते हैं उसके बाद पर्टिकुलरली वही लोकेशन पे उसको पेन होता रहता है, और डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर को बताते हैं कि एक्चुअली हम वर्क करते हैं, कुछ लिफ्टिंग करते हैं, लेकिन कभी कभार इस तरह से हैंड जो हम मूवमेंट करते हैं तो पर्टिकुलरली यहाँ पे पेन हो रहा है, तो वो देखते हैं कि पर्टिकुलरली कुछ टिश्यू जो है वो डैमेज हो रहा है उसकी वजह से पेन हो रहा है, या कुछ काफी सारे की बॉडी जो एसिडिक टाइप की भी बॉडी होती है, जो एसिड जो उसका रिएक्शन मटेरियल के साथ होता है उसकी वजह से काफी उसी पॉइंट पे उनको सूजन हो जाती है। तो देर इज सम रिएक्शन इज देर, तो वो भी एक देखना जरूरी है। दूसरी चीज है कि हम लेंस का मैंने बताया कि आंख में नंबर होते हैं तो हम लेंस यूज करते हैं, तो आई जो है वो नेचुरली हमको जो विजन मिलता है तो वही विजन हम वो लेंस आई में डालते हैं तो वही हमको दिखे, उसके लिए भी मटेरियल इस तरह से होना चाहिए कि वो जो आईज के जो टिश्यू है उसको वो डैमेज ना करे और प्रॉपरली वो वर्क करे, सो एफिशिएंटली वर्क करे। तो इस प्रकार के मटेरियल की डेवलपमेंट भी जरूरी है। दूसरी चीज है कि फॉर एग्जांपल जो हार्ट के अंदर जो वाल हम ऑपरेशन करते हैं और हार्ट के अंदर जो वाल बिठाते हैं, तो प्रॉपर जो हमारा हार्ट जो है, किसी की काफी पर्सन की बॉडी ज्यादा वेट होती है, हेल्थी, काफी ज्यादा हेल्थी रहते हैं, तो उसकी वजह से उसको काफी कुछ रनिंग कराते हैं या कुछ ज्यादा ड्यूरेशन तक उसको चलना पड़ता है, तो वो ऐसे ब्रीथिंग की इश्यू आ जाती है, तो तब जो है बॉडी वेट के कारण वो जो हार्ट है इतना पंपिंग नहीं कर सकता, तो उसके जगह पे हम हार्ट का वाल्व रखते हैं, तो वो इफेक्टिवली ब्लड सप्लाई जो है वो बॉडी के सभी पॉइंट्स तक वो पहुंचाते रहे, तो प्रॉपर वो हार्ट का वाल्व का जो है ऑपरेटिंग वो चलता रहे, वो भी एक जरूरी है। और उसकी कुछ, वैसे तो अभी तक ऐसा दिखा नहीं है कि कुछ उसकी लाइफ की कितने टाइम में उसको चेंज करना है, लेकिन अभी तक तो सक्सेसफुली हार्ट के वाल जो है वर्क कर रहे हैं, और अंदर जो ब्लड है उसके साथ कुछ रिएक्शन नहीं आ रहा है और कुछ ऐसी दिक्कतें नहीं दिख रही कि पर्सन को कुछ ऐसे वॉमिटिंग या कुछ ऐसे सिम्टम्स हमको दिखने को मिले। तो दिस इज सम, इसको बोलते हैं कि बायो कॉम्पेटिबिलिटी टाइप का मटेरियल हमको डेवलप करना जरूरी है। और काफी सारे जो मैंने केसेस बताए कि एक्सीडेंट में होते हैं या हम एलिमेंट चेंज करते हैं, तो ये जो मूवमेंट वाले चेंजेस फॉर पैर में डालते हैं या फिर हैंड में डालते हैं, तो उस दफा हमको वो देखना पड़ता है कि जब ये मूवमेंट होगा तो उसकी वजह से जो हाई वियर रेजिस्टेंस डेवलप होगा बॉडी के अंदर,
तो वो कितना इफेक्टिव रहेगा, कितना नहीं रहेगा, कितने जो मूवमेंट है, तो मोशन कितनी हो सकती है, तो वो सब पैरामीटर भी हमको ध्यान में रखना है. सो एट प्रेजेंटली द प्रेजेंट एंड फ्यूचर नीड ऑफ मटेरियल, so there is some these points are considered and majorly focusing on these bioderived material also there. So these are the areas where the requirement in present and as well as in future. Then after the next point is इकोनॉमिकल कंसिडरेशन इन यूजेज ऑफ मटेरियल. तो इकोनॉमिकल कंसिडरेशन हम देखेंगे कि फर्स्ट है कि डिजाइन प्रोडक्ट. तो बेसिकली जो प्रोडक्ट हम डिजाइन करते हैं, तो उसमें एक फ्यूचरिस्टिक व्यू देखते हैं कि मटेरियल किस प्रकार से या ये कंपोनेंट हम बनाने वाले हैं तो किस तरह से दिखेगा, क्या उसकी डिजाइन रहेगी कि एज कंपेयर टू मार्केट में कॉम्पिटिटर जो बना रहे हैं तो उससे हमारी प्रोडक्ट किस तरह से अलग रहेगी. इसलिए आप देखते हैं कि काफी सारे कार के जो है वो मॉडल चेंजेस होते रहते हैं. कस्टमर की डिमांड है तो उस प्रकार से काफी सारे एरोडायनेमिकल व्यू जो है वो चेंज करते रहे. तो फर्स्ट थिंग है कि वो इकोनॉमिकल भी हो और डिजाइन जो प्रोडक्ट की इस तरह से हो कि वो पर्पस भी इंजीनियरिंग पर्पस भी फुलफिल कर सके. देन आफ्टर सेकंड है कि मटेरियल सिलेक्शन, यानी मटेरियल जो इस प्रकार का है कि अगर हम जो डिजाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए प्रॉपर मटेरियल मार्केट में अवेलेबल है कि नहीं, और वो मटेरियल एक्चुअली हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करेगा कि नहीं, तो वो भी देखना जरूरी. देन आफ्टर थर्ड है कि मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स. हमने डिजाइन डिफाइन कर दिया, मटेरियल सिलेक्शन हमने कर लिया, लेकिन काफी दफा ऐसा देखा जाता है कि कुछ मटेरियल है या कुछ डिजाइन है वो मैन्युफैक्चरिंग करने में कुछ दिक्कत आ रही है, या कुछ कास्टिंग से कर सकते हैं या कुछ वेल्डिंग से करना पड़ता है. तो अगर वेल्डिंग से करते हैं कुछ उसकी कंपोनेंट की स्ट्रेंथ जो है वो इतनी बरकरार नहीं रह सकती, कुछ यानी लाइफ स्पान है उसका कम हो जाता है, स्ट्रेंथ नहीं रहेगी तो, या फेलियर के चांसेस पर्टिकुलरली उस रीजन से आने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाता है. तो वो भी पैरामीटर हमको देखना पड़ता है. तो ये जो तीन पैरामीटर्स है कि डिजाइन, मटेरियल एंड मैन्युफैक्चरिंग, तो उसके अंदर भी सब कंपोनेंट जो आते हैं वो है कंपोनेंट डिजाइन. तो कंपोनेंट डिजाइन ये मैंने बताया कि आपको एक फ्यूचरिस्टिक व्यू देखना पड़ता है, यानी कंसेप्शन उसको बोलते हैं कि इस तरह से हमारा व्यू. इसलिए काफी सारे ऐसे डिजाइन के सॉफ्टवेयर अवेलेबल है जो हमको प्रैक्टिकली कुछ मटेरियल लेके डेवलप करना की जरूरत नहीं है, लेकिन हम किस तरह से हमारी प्रोडक्ट दिखेगी उसका एक विजन हमको दिखाते हैं. देन आफ्टर दी क्या क्या मटेरियल उसमें हम सिलेक्ट करेंगे कि उसके ऊपर इस प्रकार का शेप जो है हमारा रिक्वायरमेंट है वो हम फुलफिल कर सकते हैं. तो फर्स्ट इज कंपोनेंट डिजाइन. देन आफ्टर मटेरियल यूजेज लाइफ साइकिल. तो मटेरियल जो हमने सिलेक्ट किया, तो अभी जो एज ए इंजीनियर हमको जो मटेरियल सिलेक्शन करना रहता है उसमें सबसे ज्यादा फोकसिंग एरिया रहता है कि हम ग्रीन डिजाइन कंसेप्ट को हम यूज करते हैं. काफी दफा अगर आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो ग्रीन बिल्डिंग कंसेप्ट भी बोलते हैं, ग्रीन रिवोल्यूशन, ग्रीन इंजीनियरिंग या ग्रीन इंडस्ट्री कंसेप्ट भी अभी मार्केट में काफी नया वर्ड जो है वो यूज करते हैं. तो यानी ग्रीन डिजाइन या ग्रीन इंजीनियरिंग या ग्रीन बिल्डिंग मीन्स कि प्रोडक्ट को हम जितना हो सके उतना रीयूज कर सके, उसको प्रॉपरली रिसाइकल कर सके या रिड्यूस कर सके. तो वो एक हमको देखना जरूरी है कि मटेरियल जो है काफी लॉन्ग पीरियड तक हम वही मटेरियल का डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव में अगर यूज कर सकते हैं तो वो एज अ इंजीनियर या डिजाइनर तक हमको देखने का नजरिया रखना जरूरी है. देन आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, अल्टीमेटली जो अगर कुछ डिजाइन ऐसी बनाई या कंपोनेंट का हमने विजन रखा है लेकिन अगर कॉस्ट उसकी काफी ज्यादा बढ़ती रहती है तो वो प्रोडक्ट जो है मार्केट में परचेस नहीं करेंगे. तो वो दिक्कत ना है उसके लिए हमको जरूरी है कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है वो हमको कम रखनी पड़ती है. इसकी वजह से वो काफी सारे कस्टमर उसको परचेस कर सके. सो दिस इज द इकोनॉमिकल कंसिडरेशन व्हाइल यूजिंग अ मटेरियल. तो ये पॉइंट जो है आपको ध्यान में रखने जरूरी है. तो अल्टीमेटली इट गिव द मिनिमम प्रोडक्शन कॉस्ट. अगर हम प्रॉपर डिजाइन, प्रॉपर मटेरियल, उसके लिए प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स का यूज करते हैं और जिसकी वजह से हम प्रोडक्शन करते हैं तो अल्टीमेटली हमारा गोल जो रहता है कि प्रोडक्शन जो कॉस्ट है वो कम से कम रहेगी. देन आफ्टर द नेक्स्ट इज एनवायरमेंटल कंसिडरेशन. तो एनवायरमेंटल कंसिडरेशन में हम देखेंगे कि जो प्रोडक्ट है या ग्रीन डिजाइन मैंने बताया या ग्रीन इंडस्ट्री बताया, ग्रीन इंडस्ट्री रिवोल्यूशन जो बोलते हैं,
तो उसके अंदर काफी सारे ऐसे एस्पेक्ट जो है वो कंसिडर करते हैं, देखते हैं कौन कौन से। तो उसमें फर्स्ट है कि रिड्यूस। फॉर एग्जांपल रिड्यूस मीन्स कि जो मटेरियल हम पहले यूज करते थे उसके अंदर अब पर्पस क्या है, उसके मुताबिक हम मटेरियल रिडक्शन कर सकते हैं कि नहीं। फॉर एग्जांपल एग्जांपल है कि पीईटी बॉटल विथ थीन वॉल। तो प्लास्टिक की जो बॉटल आती थी पहले, जब मार्केट में जो प्लास्टिक की बॉटल आती थी, तो उसकी जो थिकनेस अभी भी मार्केट में अवेलेबल है ऐसी थिकनेस वाली बॉटल। तो वो जो बॉटल है उसके अंदर पर्पस क्या है कि हम जो फ्लूइड यानी फॉर एग्जांपल वाटर जो है हम अंदर स्टोरेज करते हैं। अभी इतनी थिकनेस की जरूरत नहीं लगती है, क्योंकि अगर अगर हम ये प्लास्टिक के बॉटल के अंदर अल्टीमेटली जो फ्लूइड जो या लिक्विड जो है हमको उसको स्टोरेज करना है, तो अगर वो थिन वॉल भी रहेगी और वो पर्पस हमारा फुलफिल होगा, तो हम प्लास्टिक का जो थिकनेस जो है वो थिन बना देंगे, तो उतना प्लास्टिक का यूज कम होगा। ओके, सो दिस इज यूज ऑफ लेस मटेरियल कंसेप्ट। तो दिस इज पीईटी बॉटल में हम देख सकते हैं काफी सारे ऐसे वेसल्स भी आ गए जिसके अंदर भी थिकनेस जो है उसको कम कर दी गई है। तो जितना प्लास्टिक का हम यूज कम करेंगे, तो आप पानी की बोतल देखोगे तो घर पे जो पानी की बोतल लेती है और या मार्केट में से हम शायद बिस्लरी की लेते हैं या एक्वाफिना के लिए, उसकी बोतल की जो थिकनेस जो आती है प्लास्टिक की बोतल की, उसकी थिकनेस काफी कम रहती है एज कम्पेयर टू हमारे घर पे जो फ्रिज में हम पानी की बोतल रखते हैं, उसकी थिकनेस काफी थोड़ी ज्यादा भी रहती है। और ये जो हम मार्केट में से परचेज करते हैं कुछ कॉन्फ्रेंस में, तो वहां पे कम रहती है। तो दिस इज यूज ऑफ लेस मटेरियल की वजह से प्लास्टिक का हम यूज कम कर रहे हैं, जिसको एनवायरमेंटल में कंसिडरेशन मिलता है। देन आफ्टर रीयूज, काफी सारे ऐसे प्रोडक्ट है जो रीयूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ट्राई नॉन डिग्रेडेबल मटेरियल, एग्जांपल रिफिलेबल बॉटल। अगर पानी की बॉटल है, अगर कुछ फॉर एग्जांपल पाउच, प्लास्टिक के पाउच आते थे उसमें पानी अवेलेबल था, ओके, 1 रुपए या 2 रुपीज में हमको मिलते थे। अभी ये जो है अगर पानी उसमें से हमने पी लिया, उसके बाद क्या है, वो मटेरियल हम यानी प्लास्टिक के जो पाउच है वो हम ऐसे फेंक देते हैं, या डस्टबिन में जाए, डस्टबिन में भी फेंकेंगे, लेकिन अल्टीमेटली प्लास्टिक को हमको रिसाइकल तो यानी रीयूज करने के लिए तो भेजना पड़ेगा। तो उसकी जगह पे हमने प्लास्टिक के बॉटल ही रख दी, क्योंकि प्लास्टिक के जो बॉटल है उसमें हम नंबर ऑफ टाइम वो वाटर जो है वो रख सकते हैं, और जब तक वो क्रैक नहीं हो जाता वहां तक हम उसको यूज कर सकते हैं। तो सेकंड थिंग इज ट्राई नॉन डिग्रेडेबल मटेरियल। तो हमने ट्राई किया कि जो प्लास्टिक के जो पाउच में जो पानी मिलता था उसको हमने हटाया, और उसकी जगह पे हमने रिफिलेबल बॉटल, तो हम पानी जो है वो फिलअप कर सकते हैं। तो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ रीयूज। देन आफ्टर थर्ड इज रिसाइकल। तो काफी सारे ऐसे प्लास्टिक है, आप फेसबुक पे देखोगे या यूट्यूब पे देखोगे, काफी सारे ऐसे वीडियोस बनाते हैं काफी सारे ऐसे कंट्रीज में, जहाँ पे जो मटेरियल है, या फॉर एग्जांपल पर्टिकुलरली इन पॉलीमर मीन्स के प्लास्टिक की बॉटल से उसके काफी सारे ऐसे रीयूज करते हैं। फॉर एग्जांपल वो गार्डनिंग सेक्टर में यूज करते हैं, या फिर उसके रोड बनाने के लिए यूज करते हैं, या यानी कारपेटिंग जैसा कुछ बनाने के लिए भी यूज करते हैं। तो द सिलेक्ट रिप्रोसेस मटेरियल फॉर रिप्रोडक्शन, कुछ ऐसे जगह पे हम इसको यूज करते हैं। एंड कन्वर्ट पीईटी बॉटल, जो प्लास्टिक की जो बॉटल है, इनटू कारपेट फाइबर इसमें हम यूज करते हैं, जहाँ पे जो वाटर जो है वो काफी ऐसी जगह पे रखते हैं जिसकी वजह से पानी जो वो पोर हो जाए, कुछ ड्रेनेज सिस्टम के लिए भी यूज कर सकते हैं। और काफी दफा जो ये शेल्टर जो है उसके अंदर ऊपर जो पतरा जो है उसके अंदर जो प्लास्टिक के बॉटल है उसके अंदर जो है ना पानी डालते हैं, पानी डालते हैं, और पानी जो डाल देते हैं तो उसकी वजह से क्या है कि पानी की जो सनलाइट आती है उसकी वजह से वो शेल्टर के जो होम है उसके अंदर भी जो रेस है सोलर के रेस वो उजाला कर देता है। तो दिस इज डिफरेंट एरिया जहाँ पे हम ये प्लास्टिक की बॉटल्स या प्लास्टिक की जो कुछ थिंग है उसका हम किस तरह से उसको रिसाइकल कर सकते हैं, या किस तरह से रीयूज कर सकते हैं, और किस प्रकार से हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो वो एक फैक्टर जो है वो देखना जरूरी है। देन आफ्टर दी नेक्स्ट इज पैरामीटर इज सोशल इश्यू। तो कौन कौन से सोशल इश्यू जो है वो हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट है कि रॉ मटेरियल एंड एनर्जी आर प्राइम कॉस्ट कंपोनेंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट। तो बेसिकली कोई भी कंपोनेंट अगर हम बनाते हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो कॉस्ट, फॉर एग्जांपल 60% हम बोल सकते हैं कि कॉस्ट जो है वो रॉ मटेरियल की रहेगी। तो
फर्स्ट थिंग है कि वो रॉ मटेरियल जो है उसमें डिफरेंट टाइप की प्रोसेस करेंगे, और वो प्रोसेस के लिए डिफरेंट टाइप की पावर यानी एनर्जी की हमको जरूरत रहेगी। तो मेजॉरिटी जो कॉस्ट जो रहेगी तो वो है रॉ मटेरियल एंड एनर्जी। तो दिस इज द प्राइम कॉस्ट फॉर एनी मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट में कंसिडर किया जाता है। देन आफ्टर सेकंड इज कि दे आर लिमिटेड इन नेचर एंड नीडेड टू कंजर्व। तो काफी ऐसे इश्यू है कि कुछ नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है, उसका हम लिमिटेड यूज करते रहेंगे। फॉर एग्जांपल वाटर जो है उसका यूज कर सकते हैं, या कुछ वही वाटर अगर हमने एक बार यूज किया है तो उसको फिल्ट्रेशन करके कुछ दूसरी जगह पे हम यूज करते हैं, तो वो एक देखना जरूरी है। तो यानी नंबर ऑफ टाइम उसको हम रीयूज करके अल्टीमेटली जो नेचुरल रिसोर्स है उसका हम किस प्रकार से कुछ कम कर सके। पानी क्योंकि वर्ल्ड में जितना पानी अवेलेबल है उसमें पीने लायक काफी कम है, तो अब वो एक देखना जरूरी है। दूसरी चीज है कि ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हमको मिलते हैं, फॉर एग्जांपल विंड मिल है या सोलर एनर्जी है या टाइडल एनर्जी है, उसका नेचुरल हम किस प्रकार से हमारे प्लांट का लोकेशन है तो किस प्रकार से हम उसको यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, तो वो एक देखना जरूरी है। काफी देखा अब एट प्रेजेंटली हमारे इंडिया में आप देखोगे तो सोलर रूफटॉप कंसेप्ट जो है वो काफी डिमांडेबल है, क्योंकि नेचुरल सनलाइट हमको अवेलेबल है, उसमें से वो पावर जनरेट होता है, और हम कंपेयर टू जो पावर प्लांट पे जो डिपेंडेंसी रहनी पड़ती है वो काफी, यानी उसके ऊपर जो वर्किंग लोड जो ज्यादा रहता है वो अब कम होने लगा है। तो दिस इज वन ऑफ द लिमिटेड नेचर का हम यूज कर रहे हैं। और यानी जो कोल बेस्ड पावर प्लांट थे या हाइड्रो बेस्ड पावर प्लांट थे जहाँ पे हमको पावर जनरेट करने के लिए पानी का यूज करना पड़ता है, या कोल जो उसका यूज करना है, उसकी वजह से पॉल्यूशन आता था, उसका भी हमने रिसाइकल किया है कि उसमें से जो कोल यूज करते हैं उसके बाद उसका जो प्रोसेस हो जाता है उसके बाद जो ऐश जो निकलती है उसका हमने अभी देखोगे तो सीमेंट कलर की जो स्ट्रक्चर की मार्केट में जो है ब्रिक्स मिलती है, तो वो बेसिकली फ्लाई एश जो बोलते हैं, फ्लाई एश जो ब्रिक्स है वो मार्केट में आ चुकी है। तो उसका उससे भी काफी सारे ऐसे कंस्ट्रक्शन सेक्टर में उसको यूज करते हैं, या कुछ रोड जो कंस्ट्रक्शन करना है वहां पे उसको यूज करते हैं। तो दिस इज सम सोशल इशू की जो एनवायरनमेंट को इफेक्ट हो रहा था, तो उसको हमने सोशल में कहाँ पे किस तरह से उसको यूज कर सकते हैं, तो कुछ नए मटेरियल या रिक्वायरमेंट जो हम कम कर सके। Then after material life cycle involve interaction between material, energy and environment. So this is material life cycle from conversion of coal to construction sector. तो देर इज इंटरेक्शन बिटवीन एनर्जी, एनर्जी भी कम रहेगी और एनवायरमेंट फ्रेंडली भी हम जो स्ट्रक्चर है या कुछ एप्लीकेशन है वो बना सकते हैं। देन आफ्टर नेक्स्ट इज सोशल इशू विथ वेदर डिस्टर्बेंस एंड वेस्ट डिस्पोजल। तो वेदर डिस्टर्बेंस फॉर एग्जांपल हमने जो कोल बनाने के लिए यूज करते हैं या कुछ ऐसे प्लांट जो हमने बनाते हैं तो या इंडस्ट्री का एक्सपांशन करते हैं, तो वहां पे पावर सेक्टर में अगर देखेंगे तो काफी सारे ऐसे लैंड की रिक्वायरमेंट आती है और ट्रांसपोर्टेशन की आती है, तो उसकी वजह से हमें काफी सारे प्लांट जो है उसको कट करना पड़ता है, उसकी वजह से वेदर पे इफेक्ट करेंगी। तो वहाँ यहाँ उसकी वजह पे हमने जो सोलर का कंसेप्ट यूज किया जिसकी वजह से एक्सिस्टिंग जो हमारे पास ऑलरेडी हमने इंडस्ट्री में यूज कर दिया या कुछ रेसिडेंशियल एरिया में हमने वो अलॉटमेंट दिया जिसकी वजह से वहां पे हमने टेरेस पे ये सोलर रूफटॉप सिस्टम की वजह से वो स्पेस जो है कम रहेगी और काफी जो यूटिलाइजेशन पावर सेक्टर पे जो बटन था वो कम होने लगा है। तो दिस इज उसकी वजह से वेदर में जो डिस्टर्बेंस आते थे वो धीरे धीरे अभी कम होने की शुरुआत हो चुकी है। दूसरी चीज है कि वेस्ट डिस्पोजल, फॉर एग्जाम्पल हमारे सिस्टम में अभी देखोगे तो ब्लू और ग्रीन कलर के बास्केट जो है वो यूज करते हैं। ओके, तो ड्राई एंड वेट जो हमारा वेस्ट होता है उसको हम इस प्रकार से निकाल करना है, जिसकी वजह से क्या है कि वेस्ट डिस्पोजल प्रॉपरली हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप गूगल में डालोगे कि प्लास्टिक का रिसाइकल किस तरह से करते हैं, तो काफी ऐसी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है इस प्रकार से यूज करते हैं, और उसको कितना टाइम लगता है, किस प्रकार से वो मटेरियल बनाते हैं। तो वेस्ट डिस्पोजल की एक डिफरेंट एक स्ट्रेटेजी बनाई है। अभी काफी दफा ऐसे फेयर भी आते हैं, उसमें ई वेस्ट कलेक्शन की भी एक टेक्निक है। यानी पहले क्या था कि हम हमारे घर पे कोई भी वो बेकार चीज हो गया, फॉर एग्जांपल चार्जर बिगड़ गया या पुराने रेडियो जो है वो बिगड़ गया या कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है वो बिगड़ चुके हैं, तो हम उसको क्या करते थे कि
बंगार वाला आता है तो उसको हम दे देते हैं, लेकिन उसमें जो बैटरी या सेल या ट्रांसफॉर्मर जो सेल जो यूज करते हैं उसके अंदर जो लिक्विड जो आता है, अगर कुछ उसको डैमेज करता है, उसकी वजह से काफी सारे ऐसे ह्यूमन जो उसके ऊपर रिएक्शन आए, उसके स्किन को कुछ इफेक्ट हुआ, किसी के हाथ जल गए। तो वो जो है उसके लिए गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई कि जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है उसको रिसाइकल करने के लिए एक अलग पॉलिसी बनाते हैं। तो ई वेस्ट कलेक्शन सिस्टम जो है वो मार्केट में अभी रिक्वायरमेंट में है, और काफी सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो है वो यूज करते हैं हम लोग। ओके, सो हमारे हाउस में भी काफी सारे ऐसे केबल कुछ बिगड़ गए, कुछ ईयरफोन बिगड़ जाते हैं, हम ऐसे ही फेंक देते हैं। तो ये जो वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है उसकी वजह से सोशल कुछ इश्यू जो राइज होते हैं, तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए काफी सारे ऐसे डिफरेंट टूल्स और टेक्निक्स का अब यूज कर रहे हैं। तो वो भी एक देखना जरूरी है। देन आफ्टर प्रोसेस शुड बी एनवायरमेंट फ्रेंडली एंड वेस्ट शुड बी बायोडिग्रेडेबल। तो हम देखेंगे कि हमारे जो ये ग्रीन और ब्लू कंसेप्ट है उसमें जो वेट कचरा है, तो या काफी दफा आप यूट्यूब पे और सोशल मीडिया से उस पे आप देखोगे कि जो हमारे घर में जो सब्जी अगर हम काटते हैं तो उसको एक जगह पे रखो और उसको एक बॉक्स या कुछ प्लास्टिक का कंटेनर लो, उसके अंदर डालो, उसके अंदर थोड़ी मिट्टी डालो, थोड़ा पानी डालते रहो, और ड्यूरेशन 2 to 3 मंथ्स रखो। उसके बाद वो जो फर्टिलाइजर वो डेवलप करेगा और प्लांट्स में हम दे सकते हैं। तो उस प्रकार से मिट्टी की जो है उसकी जो क्वालिटी है वो भी डेवलप रहेगी, और हमारा जो वेस्ट है उसको हम अच्छी तरह से रीयूज कर सकते हैं, और एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी हम उसको बना सकते हैं। तो कोई भी मटेरियल का हम सिलेक्शन करें उसके अंदर भी काफी सारे ऐसे सोसाइटी के, अल्टीमेटली हम सोसाइटी को हेल्प करने के लिए कुछ ना कुछ बनाते हैं, लेकिन उसके कुछ एडवर्स इफेक्ट भी रहती है, और वो सिस्टम को किस तरह से चैलेंजेस में ला देती है, तो वो एक देखना जरूरी है। तो दिस इज सोशल इश्यूज। ओके, next is stress and strain concept. For a different material, there is a different aspect of stress and strain value. तो stress और strain क्या है वो तो आपको मालूम है कि if load is static or change relatively slowly with time and is applied uniformly over the cross section area or surface of member, the mechanical behavior may be assessed by simple stress strain test. तो हम फोर स्ट्रेस जो आपको मालूम है कि लोड अपॉन एरिया है, ओके, एंड स्ट्रेन चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ में हम देखते हैं तो कितना आइदर वो कंप्रेशन में होगा या टेंशन में भी हो सकता है। तो बेसिकली जो स्ट्रेसिस है वो बेसिकली टेंशन में कंसिडर होता है या कंप्रेशन मटेरियल पे आता है या कुछ शेयर करते हैं। ये मेजोरिटी 3 जो कंपोनेंट है हम यूज करते हैं, लेकिन इंजीनियरिंग प्रैक्टिस में ये फोर्थ भी है कि टॉर्शनल, या हम कुछ ट्विस्ट करते हैं उसकी वजह से भी वो मटेरियल में स्ट्रेस डेवलप होता है। तो देर इज सम, अगर प्लास्टिक की बॉटल हम लेते हो तो उसको अगर हम ट्विस्ट करते हैं तो कुछ क्रशिंग होता है और पर्टिकुलर रीजन पे से वो मुड़ना शुरू होता है, तो वो भी एक है। तो दिस इज टेंशन, कंप्रेशन, शियर एंड टॉर्शनल स्ट्रेसेस आर, और उसकी वजह से स्ट्रेन भी मटेरियल में डेवलप होती है। तो द डिफरेंट मटेरियल हैव डिफरेंट स्ट्रेस स्ट्रेस कंसेप्ट एंड टेंशन लोडिंग में फॉर एग्जांपल स्ट्रेस लोड ऑफ फोर्स अपॉन एरिया, ऑन स्ट्रेन में है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ओके, यहाँ पे जो ई जो वो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी मटेरियल को हम एक्सपांशन करते हैं तो कितनी इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी वो हम देखते हैं। तो दिस इज टेंशन लोडिंग कंडीशन from this is original length, okay, LO, and this is delta L means के change in length, और फोर्स जो है हमने एक्सट्रीम एंड पे दो जगह पे लगा है तो स्लाइटली डेल्टा एल जितना चेंजेस हमको दिख रहा है, तो दिस इज टेंशन लोडिंग कंडीशन। सेम वे इन कंप्रेशन देयर इज स्ट्रेस एंड स्ट्रेन वैल्यू, but here the load is this is original length and delta L amount of material is reduced, so by applying the extreme end of the force, तो दिस इज कॉम्प्रेशन लोडिंग कंडीशन। तो ये तो पता है कि टेंशन में होता है, कॉम्प्रेशन में होता है। ओके, तो बेसिकली ये फोर्स कंसिडर करते हैं। उसके अलावा जो है शियर, कि हम मटेरियल को इस तरह से ऑपोजिट डायरेक्शन में, या कुछ स्टैटिक कंडीशन है, दूसरा ऑपोजिट डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई करते हैं, उसकी वजह से मटेरियल जो शियर होता है वो एक है। या कुछ मटेरियल है उसको हम एक एंड में फिक्स करते हैं और दूसरे एंड से हम ट्विस्टिंग मूवमेंट देते हैं तो वो टॉर्शनल फोर्स जनरेट होता है। या दोनों फोर्स से दोनों एंड से हम फोर्स लगाते हैं लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाते हैं, उसकी वजह से भी टॉर्शनल फोर्स है वो डेवलप होता है। तो दिस इज स्ट्रेस स्ट्रेन कंसेप्ट। नाउ
दिस इज स्ट्रेस स्ट्रेन जो है वो बेसिकली जो कर्व जो है हम लोग जो पढ़ते हैं वो उसमें जो है डक्टाइल मटेरियल है उसका जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है वो बेसिकली हम पढ़ते हैं क्योंकि वो मैक्सिमम मटेरियल जो है हम यूज करते हैं. सो दिस इज कर्व फॉर स्ट्रेस स्ट्रेन फॉर डक्टाइल मटेरियल. So in the x-axis there is a strain and in y-axis there is a stress, and nature of ductile material is initially we start from this point is called as a E point where the elastic region, then after this formation takes place, okay, and after that uniform plastic elongation take place, and lastly necking take place. But actually the एक्चुअल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो हम बोलते हैं किसी भी मटेरियल का वो ऐसे कर्वेचर फॉर्म में नहीं लेकिन एक तरह से स्ट्रेट जो है वही रहेगा. तो बेसिकली क्या नॉमिनेचर है वो आप देख लो पहले कि जो P जो पॉइंट है यहाँ पे जो P पॉइंट है वो प्रोपोर्शनल लिमिट यानी कि यहाँ तक जो मटेरियल है वो बेसिकली अगर लोड अप्लाई या फोर्स अप्लाई करते हैं फिर भी वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में अगर लोड रिमूव करते हैं तो आ जाएगा. तो ये इलास्टिक लिमिट की वजह से हो सकता है. तो पर्टिकुलरली वो ई पॉइंट है वहां तक ये इलास्टिक लिमिट रीजन जो है इंडिकेट करता है. देन आफ्टर दिस इज वाई यू इट इज अपर यील्ड पॉइंट. ये पॉइंट पे आके अगर लोड अप्लाई रहता है तो शायद चांसेस है कि वो फॉर्मेशन अभी वो फोर्स रिमूव करेंगे तो भी धीरे धीरे अगर फोर्स बढ़ाते रहेंगे तो एक शेप चेंज होगा या फिर ये पॉइंट से अभी इलास्टिक रीजन में वो ट्रांसफर नहीं होता. तो पर्टिकुलरली दिस इज अपर यील्ड पॉइंट. देन आफ्टर वाई एल दिस इज कॉल्ड एज अ लोअर यील्ड पॉइंट. वहां से ये पर्टिकुलरली शेप जो है वो चेंज होता जाएगा. ओके, सो दिस इज वाई डिफाइन एज. देन आफ्टर दिस इज अल्टीमेट स्ट्रेस. वहां तक मटेरियल जो है पर्टिकुलरली प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में जो है आ जाएगा. और अगर एक्सटर्नल फोर्स बढ़ता ही रहा then this is breaking stress कि यहाँ पे आके वो completely break हो जाएगा. So this is actual stress strain curve for ductile material. Then after next stress strain curve for brittle material. तो ब्रिटल मटेरियल है उसके अंदर जो स्ट्रेस और स्ट्रेन है उसके अंदर जो ये रीजन है ब्रिटल मटेरियल यानी एक्सटर्नल फोर्स जो हम अप्लाई करते हैं तो पर्टिकुलरली some limit how it will extend but at some point it will suddenly fracture. it is not yielding or means कि वो formation नहीं होगी. तो this is brittle material like glass. अगर उस ग्लास है उसके ऊपर हम कुछ एक्स्ट्रा फोर्स ज्यादा बढ़ जाता है तो वो तुरंत क्रैक हो जाता है. ओके, तो दिस इज ब्रिटल मटेरियल. ऑल्सो सिरामिक मटेरियल है वो भी एक ब्रिटल मटेरियल. तो सिरामिक मटेरियल का ग्राफ जो आएगा वो भी इस तरह से आएगा कि सडनली वो फ्रैक्चर हो सकते हैं. तो दिस इज ब्रिटल मटेरियल. देन आफ्टर द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर परफेक्ट प्लास्टिक मटेरियल. प्लास्टिक जो है परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल बोलते हैं. तो उसके अंदर किस प्रकार से आए तो अल्टीमेटली जो स्ट्रेस वैल्यूज रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट दी. उसके अंदर कुछ चेंजेस जो है वो नहीं. काफी सारे ऐसे प्लास्टिक है अगर आप कुछ कंप्रेशन फोर्स लगाते हो तो उसमें सडनली चेंज जो है वो नहीं दिखने को मिलता है. तो दिस इज परफेक्ट प्लास्टिक टाइप से मटेरियल है. उसकी साइज जो है काफी कम रहेंगी. तो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज अ परफेक्ट प्लास्टिक मटेरियल. देन आफ्टर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर हाई वर्क हार्डनिंग. अगर कुछ फोर्स हम अप्लाई करते हैं तो उसमें इनिशियली जो वेज है उसमें जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है तो मटेरियल जो है वो इलास्टिक लिमिट यानी कुछ फॉर्मेशन के लिए स्टार्ट होगा. लेकिन वर्क हार्डनिंग मीन्स के एक्सटर्नल फोर्स है उसकी वैल्यू हम बढ़ाते रहते हैं जिसकी वजह से वो मटेरियल फाइनली यील्डिंग यानी वो फॉर्मेशन टेक प्लेस यानी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाए. लेकिन वो एक बार प्लास्टिक डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो गया तो उसके बाद जो है वो कांस्टेंट यानी वो नेचर जो ऑब्टेन करेगा वो बेसिकली आइडियली प्लास्टिक मटेरियल की तरह वो बिहेव कराएगा. तो यहाँ पे इनिशियली जो है वो लिनियरली इलास्टिक हमको दिखेगा और उसके बाद परफेक्टली प्लास्टिक नेचर जो है वो मटेरियल का दिखेगा. तो काफी सारे ऐसे प्लास्टिक है अगर हम उसको बैंड करते हैं तो अगर एक्सटर्नल फोर्स हटा दे तो वो ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है. लेकिन अगर वो फोर्स बढ़ाते ही रहते तो वो है पर्टिकुलरली उसी जगह से बेंडिंग हो जाएगा और उसके बाद वो बेंड नहीं होगा या क्रैक भी नहीं होगा. वो पर्टिकुलरली उतनी रेजिस्टेंस फोर्स है वो रेजिस्ट करते ही रहेगा. so this is called as linear elastic and perfectly plastic type due to the high work hardening में ये होता है. then after the next stress strain curve for low work hardening. ये लो वर्क हार्डनिंग है उसके अंदर हम लोड बढ़ाते रहते तो इलास्टिक रीजन तक तो आएगा. उसके बाद वो फॉर्मेशन भी होगा यानी प्लास्टिकली डिफॉर्म भी होगा और उसके बाद सडनली एक पॉइंट पे आएगा
और वहां पे आके वो रप्चर यानी फ्रैक्चर भी हो जाएगा। तो काफी सारे ऐसे प्लास्टिक है उसको हम बैंड करते हैं तो बैंड हो जाता है, और पर्टिकुलर ये पॉइंट है वहां से अगर बैंड हो गया तो वहां से उसकी स्ट्रेंथ जो है कम हो जाएगी। तो उसकी वजह से अगर हम एक्सटर्नल फोर्स लगाए तो स्लाइटली वो फ्लक्चुएट करेगा। तो इस प्रकार से वो जो है फ्लक्चुएट करता रहेगा, तो वो फ्लक्चुएशन आएगा, और हम कुछ ज्यादा ही अगर एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो पर्टिकुलर ये पॉइंट यहाँ आके यानी फ्रैक्चर हो जाएगा। तो काफी सारे ऐसे प्लास्टिक में जो होता है वो लो वर्क हार्डनिंग की एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाते रहते हैं, और एक्सट्रीम पॉइंट के बाद अगर जाता है तो वो फेलियर भी हो सकता है। सो दिस टाइप ऑफ कर्व यूज फॉर लो वर्क हार्डनिंग सिस्टम। देन आफ्टर द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर डिफरेंट पॉइंट मटेरियल प्रॉपर्टीज, तो कौन कौन सी है तो वो देख लेते हैं कि बेसिकली जो स्ट्रेस स्ट्रेन जो कर्व है, तो आ, हमारे पास डक्टाइल मटेरियल है या ब्रिटल मटेरियल है या प्लास्टिक टाइप की कुछ मटेरियल है। तो बेसिकली जो इनिशियली जो फर्स्ट कर्व हम देखेंगे ये ए, तो इस एयर को लाइक ब्रिटल टाइप मटेरियल है, तो जनरली उसकी स्ट्रेंथ जो है काफी अच्छी रहेगी, लेकिन लो डक्टिलिटी उसको हम फॉर्मेशन नहीं कर पाते क्योंकि वो एक्सट्रीम ए पॉइंट पे आके वो फ्रैक्चर हो जाएगा। ओके, और उसकी टफनेस है वो भी कम रहेगी। अगर कांच के ऊपर आप हैमर की स्ट्राइक करेंगे तो सडनली वो जो है वो क्रैक होने के चांसेस रहेंगे। दूसरी चीज है कि टफनेस यानी स्क्रैच मार्क, फियर रेजिस्टेंस कैपेसिटी, तो हम अगर उसके ऊपर कुछ स्क्रैच करते हैं तो भी उसके ऊपर लाइन मार्क जो है कांच के ऊपर जो है यानी ग्लास के ऊपर वो दिखाई देते। देन आफ्टर सेकंड जो कर्व है दिस इज नेचर फॉर लाइक डक्टाइल मटेरियल पी पॉइंट। तो हियर जो है हम देखेंगे कि एट स्ट्रेंथ जो है उसकी काफी अच्छी रहेंगी, यानी जो एक्सटर्नल फोर्स है उसके सामने वो टिक गए, और जो फॉर्मेशन जो हम करना चाहते हैं वो भी पर्टिकुलरली फॉर्मेशन जो है वो हम कर पाएंगे। और दूसरी चीज है कि वो हाईली डक्टाइल रहेगा और टफनेस है उसकी ज्यादा रहेगी, यानी साइक्लिक लोडिंग कंडीशन अगर हम उसके ऊपर डालते ही रहेंगे तो वो रेजिस्ट कर पाएगा और फॉर्मेशन टेक प्लेस करेगा। तो यानी काफी सारे ऐसे जो मेटल की शीट्स है उसके ऊपर अगर हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो बेसिकली कंटिन्यूस साइक्लिक इफेक्ट डालनी पड़ती है, तो वो मटेरियल जो है वो डक्टाइल भी है यानी फॉर्मेशन भी है, उसकी स्ट्रेंथ भी अच्छी रहेगी वो, और टफनेस यानी वो इजीली फॉर्मेशन भी कर पाएगा। देन आफ्टर द थर्ड कर्व इज सी, दिस इज लो स्ट्रेंथ। ओके, तो यहाँ पे डक्टिलिटी है वो काफी हायर रहेगी लेकिन टफनेस तो काफी कम रहेगी। फॉर एग्जांपल हम वायर बनाते हैं या यानी रोड जो तो इसके अंदर जो स्ट्रेंथ जो है काफी कम रहेगी, वो इजीली हम बाय हैंड फोर्स हम उसको बैंड कर सकते हैं, ट्विस्ट कर सकते हैं। ओके, तो वो कर सकते हैं, लेकिन लो टफनेस मीन्स के नंबर ऑफ टाइम अगर कुछ वायर है उसको हमने काफी एक हैंड से हमने ग्रिप कर रहे हैं, दूसरे हैंड से हम काफी जगह ट्विस्ट कर रहे हैं, कुछ अपर डायरेक्शन में फोर्स लगाते, कुछ लोअर डायरेक्शन में फोर्स लगाते रहते, उसकी वजह से पर्टिकुलर पॉइंट पे वो जो है वो वीकर हो जाएगा और वही पॉइंट से वो ब्रेक हो जाएगी। सो दिस इज पॉइंट सी कंसिडर। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर डिफरेंट मटेरियल हैव डिफरेंट एस्पेक्ट। तो आपको अगर इस प्रकार के डायग्राम देते हैं और उसमें पर्टिकुलरली ए पॉइंट पे क्या किस तरह से रहेगी, या स्ट्रेंथ हायर रहेगी, लो डक्टिलिटी रहेगी, या लो टफनेस रहेगी, या पॉइंट बी पे किस प्रकार से रहेगी, या पॉइंट सी पे क्या सिचुएशन रहेगी, तो आपको वो एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो दैट्स व्हाई दिस स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर एट डिफरेंट पॉइंट मटेरियल प्रॉपर्टीज फॉर डिफरेंट मटेरियल। देन आफ्टर द नेक्स्ट इज स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर डिफरेंट मटेरियल्स। लाइक हमने अभी तक जो बात की है कि स्ट्रेस स्ट्रेस कर्व फॉर ग्लास यानी ब्रिटल मटेरियल, तो एज यूजुअल दिस इज ब्रिटल मटेरियल इन नेचर। देन आफ्टर माइल्ड स्टील, आपको पता है कि माइल्ड स्टील है जो है वो डक्टाइल मटेरियल है। ओके, तो इसके अंदर जो ग्राफ का नेचर होगा इलास्टिक रीजन में आएगा, और उसके बाद पर्टिकुलर यील्डिंग पॉइंट पे आ जाएगा, और बाद में फॉर्मेशन होगा, एंड देन इट स्टार्ट टू प्लास्टिक डिफॉर्म, एंड after plastic deformation there is a fracture, so this is called as a ductile type material. Aluminum is also some ductile in nature, so this type of curve is there for aluminum. Then after the rubber, so rubber का भी इस प्रकार, so different material have different stress strain curve. So इधर वो ब्रिटल मटेरियल है, डक्टाइल मटेरियल है, प्लास्टिक है, परफेक्टली प्लास्टिक है, परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल है, आइडियली इलास्टिक है और परफेक्टली प्लास्टिक नेचर है। सो डिफरेंट मटेरियल हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, एंड ड्यू टू दैट द straight strain curve for different material have different characteristics. Okay, so this is straight strain curve for different material.